नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 19 केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू। भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करके नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ाने की स्वीकृति दी। सिएटल में अमेरिकी संघीय अदालत ने जन्म के आधार पर नागरिकता से संबंधित राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर रोक लगाई। इससे भारतीय वीजा धारकों को काफी राहत मिली। WTA मुंबई ओपन टेनिस में माया राजेश्वरन महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में मुंबई सिटी FC ने शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती लगभग इसी समय शुरू हो रही है। मतगणना 19 केंद्रों पर हो रही है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। प्रारंभिक रुझान करीब 1 घंटे बाद मिलने की संभावना है। दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस के बीच है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अधिकारियों ने मतों की गिनती को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 19 मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 38 कंपनियां तैनात की गई हैं। सुचारू और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पुलिस उम्मीदवारों और जिला चुनाव अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जबकि स्थानीय पुलिस परिसर और पहले प्रवेश बिंदु की सुरक्षा कर रही है। प्रत्येक मतगणना केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिससे केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति मिल रही है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब चलते हैं अपने संवाददाता भूपेंद्र सिंह के पास, जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के गोल मार्केट मतगणना केंद्र पर उपस्थित है। जी भूपेंद्र, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की सीट पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। कैसा माहौल है, क्या जानकारी है आपके पास? जी लवलीन, अब से कुछ ही देर में वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों पर सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मैं अभी नई दिल्ली में गोल मार्केट के अटल आदर्श बालिका विद्यालय में मौजूद हूं और यहां नई दिल्ली, दिल्ली कैंट, पटेल नगर, ग्रेटर कैलाश, राजेंद्र नगर और RK पुरम विधानसभा सीटों के वोटों की गिनती की जाएगी और वोटों की गिनती पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए मतगणना केंद्रों पर CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। और मतगणना के दौरान केवल मतगणना कर्मचारी, रिटर्निंग अधिकारी, सुरक्षा कर्मी और एजेंटों को ही अंदर जाने की अनुमति है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, इसके बाद EVM में डाले गए वोटों की गिनती का काम शुरू होगा। और यहाँ की सीटों की अगर बात करें तो नई दिल्ली सीट यहाँ की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से है। यहाँ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का मुकाबला भाजपा के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है। वहीं ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, भाजपा की शिखा राय और कांग्रेस के गर्वित सिंह भी आमने सामने हैं। और अगर राजेंद्र नगर सीट की बात करें तो आपके मौजूदा विधायक दुर्गेश पाठक की किस्मत का फैसला भी आज हो जाएगा। धन्यवाद भूपेंद्र इस जानकारी के लिए। और अब चलते हैं अपने संवाददाता अनुपम मिश्र के पास, जो महारानी बाग मतगणना केंद्र पर उपस्थित है। जी अनुपम, कौन कौन से मुख्य उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा, क्या जानकारी है आपके पास? लगता है अनुपम से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। अनुपम, उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर और तमिलनाडु में ईरोड विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के मतों की गिनती भी शुरू हो गई है। लोक निर्णय, दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 फरवरी सुबह 9 बजे से। मतगणना की पल पल की खबर, हर सीट की सटीक जानकारी, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण। आकाशवाणी गोल्ड सहित अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए लोक निर्णय। और अनुपम मिश्र हमसे जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। जी अनुपम, आप महारानी बाग मतगणना केंद्र पर हैं। कौन कौन से मुख्य उम्मीदवार हैं जिनके भाग्यों का फैसला आज हो रहा है, क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास?
जी लवलीन, हम अभी दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय महारानी बाग स्थित मतगणना केंद्र पर हैं। अभी कुछ मिनट पहले ही 8 बजे ही गिनती प्रारंभ हुई है और पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है। करीबन 9 बजे के बाद रुझान आना शुरू होगा। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लवलीन, इस मतगणना केंद्र पर 4 विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती हो रही है। कालकाजी, जंगपुरा, ओखला और कस्तूरबा नगर। कालकाजी में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी, भाजपा नेता और पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी, कांग्रेस से पूर्व विधायक अलका लांबा उम्मीदवार हैं। वहीं जंगपुरा में पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, भाजपा नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा और कांग्रेस नेता और पूर्व महापौर फरहाद सूरी के बीच मुकाबला है। जैसे जैसे रुझान आते रहेंगे हम श्रोताओं को जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद इस जानकारी के लिए अनुपम। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। इससे अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति सुदृढ़ हुई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि ये उपलब्धि स्वच्छ हरित भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एक रिपोर्ट। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत की ऊर्जा यात्रा ऐतिहासिक और प्रेरणादायक रही है। उन्होंने कहा कि सौर पैनल, सौर पार्क और रूफटॉप सौर जैसी परियोजनाएं क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई हैं। उन्होंने कहा कि भारत न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि दुनिया को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई राह भी दिखा रहा है। भारत ने सौर विनिर्माण में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। सरकार ने सफाई कर्मचारियों के राष्ट्रीय आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक 3 वर्ष के लिए बढ़ाने को स्वीकृति दे दी है। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे सफाई कर्मचारियों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान होगा, स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य परिस्थितियों में सुधार होगा और खतरनाक स्थानों पर सफाई करते समय किसी प्रकार की दुर्घटना से बचने का लक्ष्य हासिल होगा। केंद्र ने इस वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की अवधि के लिए स्किल इंडिया कार्यक्रम में 8,800 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश भर में मांग संचालित प्रौद्योगिकी सक्षम और औद्योगिक प्रशिक्षण को एकीकृत करके एक कुशल भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। स्किल इंडिया प्रोग्राम को 8,800 करोड़ रुपए नया अप्रूवल मिला है और इसमें बड़ा फोकस लाया गया है कि कन्वर्जेंस पे बहुत ध्यान हो, क्वालिटी पे बहुत ध्यान हो और इस तरह से हो कि जिससे कोऑर्डिनेशन बने विभिन्न सेक्टर्स में। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है। सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके। याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। उनकी ये यात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, व्यापार और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से केंद्रित होगी। श्री मोदी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस से वाशिंगटन के लिए रवाना होंगे, जहां वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार, रक्षा सहयोग और आवर्जन मुद्दे शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस और अमेरिका की यात्रा एआई, रक्षा, व्यापार और लोगों से लोगों के संबंधों में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाती है। पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो नैतिक एआई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करेगा। मार्सिले में एक नए वाणिज्य दूतावास के खुलने से भारत की राजनयिक उपस्थिति को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दक्षिणी फ्रांस में भारतीय व्यवसायों और प्रवासी भारतीयों का समर्थन करना आसान हो जाएगा। वॉशिंगटन में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत अमेरिका के संबंधों के लिए एक स्पष्ट दिशा तय करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पेरिस से राजा दुराई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आशुतोष। अमेरिका के सिएटल में एक संघीय अदालत ने जन्म के आधार पर नागरिकता हासिल करने के अधिकार को समाप्त करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है। ये अमेरिका में वीजा रहने वाले और ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझान आने लगे हैं। अभी तक 16 सीटों के रुझान प्राप्त हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 9 और आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर आगे है। और अब खबरें महाकुंभ से। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विकास मंत्रालय ने प्रयागराज में महाकुंभ में एक पवेलियन लगाया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें सरकारी योजनाओं और सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त आदर्श गांव का मॉडल प्रदर्शित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लगाए गए मंडप में आदर्श गांव को दर्शाया गया है। इसमें विद्यालय, पंचायत घर, आंगनबाड़ी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दिए जा रहे रोजगार के अवसरों सहित विभिन्न सुविधाओं को दर्शाया गया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मंडप की प्रतिनिधि रिया सिंह ने बताया कि इस मंडप में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाने वाली सभी सरकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। महाकुंभ 2025 में एग्जीबिशन लगा हुआ है सेक्टर 7 भारद्वाज थाने के पास। ये एग्जीबिशन जो है ये भारत सरकार द्वारा लगा हुआ है। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, मुख्यमंत्री आवास योजना हो गया, अमृत सरोवर हो गया, दीदी की चौपाल हो गई, मनरेगा विकास योजना, उनके ऊपर जितनी भी हम योजना दिखा सकते थे वो हमने कोशिश की है कि हम यहाँ पे दिखा सके। मंडप में आए एक आगंतुक संदीप ने बताया कि यह प्रदर्शनी गाँव की वास्तविक संस्कृति को दर्शाती है। गाँव की जो चीजों व्यवस्थित तरीके से सरकार के द्वारा अपने नए नए जो है योजनाओं के थ्रू जो लागू करा के जो है गाँव का डेवलपमेंट किया जा रहा है, उन सारी चीजों को हमने छोटी सी जगह में बहुत अच्छे से देख पाया है। आदर्श गांव का यह मॉडल आर्थिक और सामाजिक रूप से शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गांव में हो रहे विकास को प्रदर्शित कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। मुंबई में एल&टी मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में माया राजेश्वरन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। माया ने क्वार्टर फाइनल में जापान की मेई यामागुची को पराजित किया। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज हैदराबाद में हैदराबाद एफसी का मुकाबला मोहम्मडन एफसी से होगा। मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। एक अन्य मैच में कोलकाता में शाम 7 बजे ईस्ट बंगाल, चेन्नईयन और एफसी आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा के अलग अलग हिस्सों में घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर असम में अगले 2-3 दिन में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद लवली। दिल्ली विधानसभा के लिए हुए चुनावों के नतीजे आज सभी अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है दिल्ली का फैसला, आज पता चलेगा आपका चौका या भाजपा चौकाएगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है कि दिल्ली के दिल का राज खुलेगा तो धड़कनें दूर तक महसूस होंगी। रिजर्व बैंक द्वारा कल घोषित मौद्रिक नीति को प्रमुखता से देते हुए अमर उजाला कहता है 5 साल में पहली बार रेपो दर में कटौती, आयकर में राहत के बाद अब कर्ज भी सस्ता। वहीं फरीदाबाद में शुरू हुए सूरजकुंड मेले को नव भारत टाइम्स ने सचित्र देते हुए लिखा है, किसी मेले में जाएं, चलो कहीं घूम के आए हम। अमेरिका द्वारा भेजे गए 100 से अधिक अवैध प्रवासी भारतीयों के बाद ट्रैवल एजेंटों पर केस और एसआईटी बनाने को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से दिया है। धन्यवाद फरहत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 19 केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ताजा स्थिति के अनुसार 21 सीटों के रुझान आए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी 12 और आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर आगे है। भारत ने 100 गीगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन करके नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ाने की स्वीकृति दी है। सीएचएल में अमेरिकी संघीय अदालत ने जन्म के आधार पर नागरिकता से संबंधित राष्ट्रपति ट्रंप के
कार्यकारी आदेश पर रोक लगाई, इससे भारतीय वीजा धारकों को काफी राहत मिली। और WTA मुंबई ओपन टेनिस में माया राजेश्वरन महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।